नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर चल रही राजनीति को लेकर है और इसी राजनीति में अब विरोध के सुर बंगाल से तमिलनाडु तक और राजस्थान तक भी ऊंचे होते जा रहे हैं। विरोध के कारण तमाम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन अब एक साथ कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट सब ने यह आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि एसआईआर के कारण चुनाव आयोग के कर्मचारियों से लेकर आम लोगों की मानसिक प्रताड़ना हो रही है और लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इसी तरह के आरोप सबसे पहले पश्चिम बंगाल से ही लगना शुरू हो चुका था, जब ममता बनर्जी ने दावा किया था कि बंगाल में लोग एसआईआर के डर से जान दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने तो एक मृतक के घर जाकर सांत्वना तक दी थी। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर का बिना योजना के, किसी भी योजना के बिना अस्त व्यस्त तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जो खतरनाक है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की कमी है, उनके कर्मचारियों में ट्रेनिंग की कमी है, जरूरी दस्तावेज उनके पास नहीं है, साफ जानकारी उनके पास नहीं होने की वजह से परेशानी भी उनको हो रही है। कम समय और काम के बोझ के कारण बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन डेटा एंट्री में दिक्कत हो रही है। बार बार सर्वर फेल्यूर, डेटा मिसमैच, ट्रेनिंग की कमी के कारण बीएलओ ऑनलाइन फॉर्म भरने में उन्हें परेशानी हो रही है और इससे 4 दिसंबर तक फॉर्म भर पाना मुश्किल है। उनका कहना है कि यह संभव ही नहीं। दबाव या सजा के डर से बीएलओ गलत या अधूरी एंट्री जमा कर सकते हैं या तो कर भी रहे हैं और टाइमलाइन बढ़ाने के बजाय पश्चिम बंगाल के सीईओ डरा धमका रहे हैं कि जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी की जाए और इसी दबाव के कारण बीएलओ आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का काम 3 महीने के भीतर कराया जा रहा है। चुनाव आयोग के नाम ममता बनर्जी की इस चिट्ठी का लब्बो-लुबाब यह है कि चुनाव आयोग ने जो टाइमलाइन फिक्स की है उससे ठीक तरीके से एसआईआर होता दिख नहीं रहा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग दावा करता है कि करीब 100% फॉर्म वोटर्स तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब उनका डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है। এটা আমরা যখন রিপোর্ট পাবো ডিও থেকে আমরা ওটা অ্যাকশন নেব। এটা তো ইসিআই দেখবে না, এটা সিও তো এটা কোনো রোল নেই এর মধ্যে। এসআইআর ডিক্লারেশন ইসিআই পাওয়ার আছে, সিও তো এটা ও আছে, অফিসার আছে, ইসিআই ডাইরেকশন অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে সিও কে ডিও কে। এটা পলিসি ডিসিশন মধ্যে সিও নেই। খুব ভালো প্লিজ ভাই ভালো করেন। तो ये पश्चिम बंगाल के सीईओ है, वो कह रहे हैं कि ठीक तरीके से काम चल रहा है, कोई शिकायत उनके पास नहीं आई और जो डीओ है उनसे वो पूछेंगे कि क्या सचमुच पे इस तरीके की शिकायतें आ रही है। तो पश्चिम बंगाल के सीईओ कहते हैं कि एसआईआर ठीक तरीके से चल रहा है। हालांकि टाइमलाइन को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एसआईआर में टाइमलाइन बढ़ाने की मांग सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी कर रही है। गुजरात में चल रहे एसआईआर में कांग्रेस ने भी टाइमलाइन बढ़ाने की मांग कर डाली है। कांग्रेस डेलीगेशन ने यह कहा कि जिस तरह से डबल नाम चल रहे हैं, उनको नाम को आपके सॉफ्टवेयर के जरिए उनके नाम को कमी करिए कि एक जगह पर उसका नाम होना चाहिए। आज गुजरात के अंदर इलेक्शन होता है तो गुजरात के अंदर भी वो लोग वोट डालते हैं। अगर दूसरे स्टेट के अंदर अगर उनका नाम चलता है, वो मतदार वहाँ का है तो वहाँ भी वोट डालने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से जहाँ पर जो अधिकारी को अमुक चीज़ों का पता नहीं है, तो हमने बताया कि इस तरह से ये होना चाहिए जहाँ के जो प्रॉपर है उसको गुजरात में रहना, तो गुजरात का मतदार का अधिकार होना चाहिए। हालांकि एसआईआर को लेकर सूबे सूबे संग्राम मच चुका है। पश्चिम बंगाल में तमाम बांग्लादेशी एक तरफ एसआईआर के डर से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हमें बशीरहाट और बाकी इलाकों से आ रही थी। तो दूसरी ओर तमिलनाडु में डीएमके ने एसआईआर को वोट चोरी का हथकंडा बताकर प्रदर्शन करना जारी रखा है। अब तो बिहार की हार को एसआईआर का नतीजा बताकर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जोरदार प्रदर्शन तक कर रही है। आज ही राजस्थान के युवा कांग्रेस के समर्थकों ने शहीद स्मारक के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया, सीएम आवास को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की से लेकर वाटर कैनन के इस्तेमाल की तस्वीरें भी आई और 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में होने वाले विशाल रैली तक वोट चोरी के मुद्दे में हवा भरती नजर आ रही है। इसी कोशिश में बिहार की जीत को वोट चोरी करार देने की कोशिश राजस्थान के भीतर भी हो रही है। एसआईआर पर देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही राजनीति पर आगे हम और बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि राजस्थान में आज कांग्रेस ने बिहार की हार पर
कैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाया। छोड़ा जा रहा है, ये यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एसआईआर के खिलाफ जिस तरह से इनका आरोप है कि बिहार में जनमत को लूटा गया है, उस एसआईआर के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर इस तरह से वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप भी आए हैं और यहाँ विधायक जो है अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया वो भी आए। आप इस तरह से दृश्य देख सकते हैं जहां पर ठंड का मौसम है, हालांकि गुलाबी धूप भी है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर जो वाटर कैनन की बौछार की जा रही है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने के लिए ये शहीद स्मारक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, जिसके खिलाफ ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये दृश्य आप देख लिए किस तरह से जयपुर में यूथ कांग्रेस यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, जहां पर ये पानी में भीगते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एसआईआर को तत्काल जो हालात पैदा करना चाहती है राजस्थान की सरकार, किसानों और नौजवानों को लेकर युवा कांग्रेस मैदान के अंदर है और लगातार लड़ाई जारी रखेंगे राज्य सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ। एसआईआर और किसान और नौजवान विरोधी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक है। ये इस तरह से वाटर कैनन देखो, दो हालात राजस्थान की पुलिस की लाठी को आगे करके दबाना चाहती है, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता दबेगा नहीं। देश में वोट चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन है। इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डाला है। ये लोग वोट चोरी करके देश तो राजस्थान में यह प्रदर्शन हुआ है और इसके अलावा बंगाल से लेकर केरल तक एसआईआर के कारण हो रही कथित खुदकुशी के सवाल भी सियासत की वजह बनते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो एसआईआर के दबाव में हो रही कथित खुदकुशियों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है। तो यह तमाम सियासत एसआईआर के नाम पर चल रही है और आज इसी मामले पर जो राजनीति हो रही है उसमें पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यह घटना हुई है। दोनों जगह से हमारे संवाददाता पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में शरद कुमार जयपुर से जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ अनुपम मिश्रा पश्चिम बंगाल कोलकाता से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर में आज जबरदस्त प्रोटेस्ट रहा शरद, और साफ शब्दों में कांग्रेस का यह कहना था कि एसआईआर से वोट चोरी वहां पर हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आ रहे थे जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर बीएलओ को सवाल उठा रहे थे कि आप फॉर्म नहीं बांट रहे हैं और बाकी सारी चीजें वहां पर हो रही है, नाम कट रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। ग्राउंड पर क्या स्थिति है? क्या सचमुच में एसआईआर को लेकर लोगों में कोई विरोध वहां पर नजर आ रहा है या कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ उसको लेकर विरोध कर रही है? देखिए साहिल, लोगों में खौफ तो है। आप देखिए, सबसे पहला उत्तर भारत में जो सुसाइड हुआ है बीएलओ का काम के बोझ तले, वो राजस्थान में हुआ है। हालांकि सुसाइड नोट पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया, परिवार वालों के आरोप को खारिज कर रहे हैं। उसके बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई है सवाई माधोपुर में। बीएलओ ने यहाँ संघर्ष समिति बना लिया है कि किस तरह से दबाव डाला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म वितरित कीजिए और लाकर भर के सौंपिए। अब दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज एक खबर भी छपी और हम तो घर में भी देख रहे हैं कि जो लोग घर में काम करने वाले हैं 10-12 साल से, वो 2002 के दस्तावेज मान लो किसी और राज्य से आए हैं, वो कहां से लेकर आए, तो एक खौफ का भी माहौल है। और निश्चित रूप से बीएलओ जो हैं वो भी दबाव में है। तो एसआईआर अचानक से जो कम पीरियड में कराने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, उसे लेकर जनता के मन में भी भय है कि किस तरह से इसे भरा जाए, कैसे सौंपा जाए, कहां से दस्तावेज लिया जाए। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो गांव से शिफ्ट कर गई हैं जयपुर में। अब वो वहां पर फोन कर रहे हैं कि 2002 के पहले का रिकॉर्ड हमारा दीजिए, तो वहां से कैसे रिकॉर्ड लेकर आया जाए। तो वो एक समस्या तो है, इतना कम समय में रखा गया है। और बीएलओ कौन है? बीएलओ टीचर हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं दिसंबर में, और उसके बाद जब टाइमलाइन खत्म शुरू हो रहा है तो वार्षिक परीक्षाएं
आए हैं तो उनको स्कूल भी जाने का दबाव है, सुबह शाम काम करो, सैटरडे संडे काम करो। तो ये एक समस्या तो खड़ी हुई है। इस समस्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिना समस्या के समस्या खड़ा कर रही है। लोगों में एक भय भी है, समस्या भी है, बीएलओ दबाव में भी है। वो लगातार हड़ताल करने की धमकी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, मगर फिर भी एसआईआर में बहुत सारे लोग, अब राजस्थान में 98% फॉर्म कहा जा रहा है वितरित हो गए हैं, हालांकि 33% ही अब तक भरे गए हैं। तो एक स्लो प्रोसेस है, उसको जल्दी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से। और वो जो वीडियो लेकर बीएलओज ने वहां पर समिति बनाई है। शरद कुमार हमें यहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन तो वहां पर हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बीएलओज है आमतौर पर वो स्कूल टीचर्स है, और उन्होंने एक समिति बनाई है कि उनको लेकर दबाव डाला जा रहा है कि 4 दिसंबर तक ये बटे हुए फॉर्म्स वापस भी उनके पास आने चाहिए, फॉर्म भरकर लोगों से घर घर जाकर ये लाने चाहिए। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले दिन से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे अनुपम, और आज ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर चिट्ठी भी लिखी है, और चिट्ठी में एक काफी कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए, और उनका आखिरी लाइन में यहां पर पढ़ सकता हूं। उन्होंने उसमें कहा है कि अब यह खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जो शिकायतें यहां पर आ रही थी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, और उनका यह कहना है कि समय सीमा बढ़ा दी जाए और फिलहाल यह प्रक्रिया रोकने की उन्होंने एक अपील की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ज्ञानेश कुमार को उन्होंने अपील की है। तो अनुपम, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? और क्योंकि कल भी मैंने देखा टीएमसी का ट्वीट था, उसमें जिक्र था कई बीएलओज ने आत्महत्या की है, उसको लेकर भी क्या आंकड़ा है? और जरा टाइमलाइन को लेकर भी बता दीजिएगा। 4 दिसंबर तक फॉर्म वापस आने और उसके बाद 54 दिन मिलते हैं ड्राफ्ट रोल के लिए, और उसके बाद सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए भी। तो टाइमलाइन को लेकर भी जरा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल साहिल, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल एसआईआर ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और आपको याद होगा जिस दिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई थी, जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, उसी दिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों सड़कों पर उतर पड़े थे। लगभग 5 से 6 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की थी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ। और तभी से उनकी मांग है कि एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, इसका जो मकसद है, इसका जो उद्देश्य है, वो राजनीतिक उद्देश्य है जो बीजेपी को सर्व होता है, बीजेपी के लिए है, और इसी वजह से इस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। ये मांग शुरू से है। और कल ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था, और वो ट्वीट किया था तब जब जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली थी, और उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि जो दबाव वो झेल रही थी, खासतौर पर 2 तरह की परेशानी सामने आई थी। एक तो भाषा की परेशानी थी, चाय बागान ज्यादा है नॉर्थ बंगाल में जहां पर वो काम कर रही थी, बंगला में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में पढ़ के सुनाना बताना, तो भाषा की समस्या। दूसरा, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जिज्ञासा आ रही थी, वो एक तरह से उसको किस तरह से अपलोड करना है, कभी नेट स्लो हो जा रहा है, इंटरनेट नहीं है, तो ऐसे में ये सारी जो चीजें थी, इन सब चीजों का जिक्र उनके परिजनों ने किया था। और उन्हीं सबको देखते हुए, और आज भी एक जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल के हुगली में, जहां एक बीएलओ को सेरेब्रल अटैक आ गया है, वो जब फॉर्म बांट रहे थे उसी दौरान ये घटना हुई है, और इसके बाद ममता बनर्जी का ये पत्र आया है। तो ये पत्र जो आया है, इसमें ममता बनर्जी ने वही सारी बातें कही हैं जो उन्होंने पिछले कम से कम 15-20 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की, कम से कम 3 से 4 आत्महत्याएं हुई लोगों की, जिसमें खास तौर पर ऐसे लोग थे जिनका 2002 के एसआईआर में नाम नहीं था, और वो नाम नहीं है, ये लेके वो काफी चिंतित थे। ये आरोप उनके परिजनों का था, और उसको टीएमसी ने टेकअप किया, उसको इशू बनाया, और उस पर पूरा का पूरा एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया। और इसी पर ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा, उसमें इन सब चीजों की बातें लिखी हैं। समय की कमी है, समय 4 दिसंबर तक ही फॉर्म वापस देने हैं जमा करके। तो ये सारी बातों को लेकर ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है। लेकिन ये सब मांगे पहले से मिलाकर कह रही है कि नागरिक और बीएलओ जो अधिकारी है, उन सभी के लिए यह पूरी प्रक्रिया हानिकारक हो सकती है। लेकिन जल्दी से अनुपम, मुझे टाइमलाइन भी बता दीजिएगा कि बंगाल के भीतर टाइमलाइन क्या है, जरा जल्दी से वो भी बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पूरी चर्चा को लेकर। जी बिल्कुल, 4 दिसंबर तक इस पूरे फॉर्म को जमा करके भेजना है। मतलब 4 दिसंबर आखिरी तारीख है जब तक ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको खत्म होना है। तो ये समझ लीजिए 1 महीने का समय सबको मिल रहा है। ऐसे में यहीं पे
यहीं पर जो लोग हैं, कुछ लोग वो मांग कर रहे हैं कि ये समय कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि जो स्कूल टीचर्स हैं, खासतौर पर तो स्कूल टीचर्स को इसमें लगाया गया है, तो उनके पास ये समय नहीं है, दबाव उनके पास बहुत ज्यादा है, इसमें गड़बड़ी होने का चांस भी बहुत ज्यादा है। ये जो सारे के सारे तथ्य और तर्क दिए जा रहे हैं, इसी गड़बड़ी का डर कहीं ना कहीं विपक्ष को सता रहा है, और खास करके पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 6 महीने के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव मोड में चला जाएगा और 7 महीने के बाद वहां पर चुनाव भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि चुनावी प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका असर चुनाव पर हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने बिहार की जीत के बाद साफ शब्दों में कहा था कि अब गंगा का बहाव बिहार के बाद बंगाल की तरफ मुड़ेगा, बंगाल पर कहीं ना कहीं ध्यान होगा। ये सारी बातें उसमें है। अभी भी एसआईआर राजनीतिक मुद्दा बिहार के चुनाव के बावजूद, बिहार के नतीजों के बावजूद यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि क्या सचमुच में बिहार के चुनाव पर एसआईआर की प्रक्रिया का असर पड़ा नहीं पड़ा, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है 1 तारीख को वोट चोरी या एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा रामलीला मैदान पर दिल्ली में। अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु आरजेडी की तरफ से इस पर भूमिका रखेंगे। संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इसमें शामिल होंगे, और मोहम्मद अमीन पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या निष्पक्ष एसआईआर प्रक्रिया के लिए कम समय दिया जा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग का यह कहना था कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया करने के बाद जो सबक उन्होंने सीखा है उसके आधार पर कुछ टाइमलाइंस चेंज की गई है और उसके आधार पर कुछ बदलाव भी उसमें किए गए, लेकिन क्या निष्पक्ष एसआईआर की प्रक्रिया के लिए कम समय दिया गया है? दूसरा सवाल, क्या एसआईआर की वजह से बिहार में कांग्रेस की हार का बहाना जायज है? उस आंकड़ों पर भी हम जाएंगे, दिखाएंगे कि क्या सचमुच में उससे कोई फर्क पड़ा है बिहार के नतीजों में। और तीसरा सवाल, क्या एसआईआर में फर्जी वोट कटने के डर से विपक्षी दल परेशान है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं फर्जी वोट काटे जा रहे हैं और इसी के वजह से दरअसल ये सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन आज शुरुआत हम तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहते हैं, क्योंकि आज की चर्चा इसीलिए शुरू हो रही है क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री, जहां पर एसआईआर हो रहा है वहां के राज्य की मुख्यमंत्री ने खत लिखकर यह मांग की है कि फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। किन बातों का डर आपको सता रहा है संजय शर्मा जी? जो चिट्ठी में लिखा गया है वो तो हमने पढ़ लिया, हमारे संवाददाता ने भी कह दिया, लेकिन किस बात का डर आपको सता रहा है संजय शर्मा जी? जी, यदि आप डर की बात कहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमें किसी भी प्रकार का कोई डर दूर दूर तक नहीं सता रहा है। अभी जब आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, आपकी रिपोर्ट में यह था कि काफी जानें गई हैं। एक एक जान कीमती होती है, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार के लिए सहारा होता है, उसका संबल होता है, उसकी शक्ति होती है और वही उस परिवार को चलाता है। ये इतनी जल्दीबाजी में जो किया जा रहा है, हम इस प्रक्रिया में चाहते हैं कि थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। जैसे फील्ड पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, फील्ड पर जो बीएलओ काम कर रहे हैं, उनको मानसिक जो तनाव से गुजरना पड़ रहा है, जो मानसिक यंत्रणा वो झेल रहे हैं, वो अपना स्कूल का काम भी है उनका और एक्स्ट्रा उनको ये काम भी करना है, और इतने कम समय में लोगों की जानें जा रही हैं, लोग मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो रहे हैं। असल में कोई भी काम हो, सरकार का हो, चुनाव आयोग का हो, ये सारे काम तो हम जनता के लिए करते हैं, जनता की बेहतरी के लिए करते हैं, सुचारू रूप से सारी चीजें संपन्न हो जाए इसलिए करते हैं। लेकिन जो हमारे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो यदि मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और कई जो जानें चली गई हैं, ये चिंता का विषय है। चुनाव आयोग को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए और इन बातों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, कोई भी प्रक्रिया हो, अब एसआईआर में जो वर्तमान में जो प्रक्रिया है, अब इसमें यदि लोगों को समय नहीं दिया जाएगा काम करने का, इंसानों को यदि मशीनें समझ लिया जाएगा, तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बड़ी भूल करेगा। हम कितना समय चाहिए? क्योंकि आप प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं। हम रोकने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए, चुनाव आयोग को उचित समय देना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि चुनाव आयोग यदि चाहे तो उपयुक्त समय का चुनाव आयोग दे नहीं सकता और ठीक से सारी प्रक्रिया निपट जाए, ऐसा कर नहीं सकता। और जहां तक किसी भी प्रकार के भय की बात है, तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार के भय से एसआईआर हो जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी, हम इन सब भय से कोसों दूर हैं।
बंगाल की जनता ने 2021 में जो जनादेश तृणमूल कांग्रेस को दिया था, इस बार उस जनादेश में काफी सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि प्रक्रिया में बदलाव होने चाहिए, ज्यादा समय भी देना चाहिए। प्रदीप भंडारी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि बिहार के भीतर भी इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई प्रक्रिया बड़ी जल्दबाजी में की जा रही है, बहुत भागदौड़ हो रही है, उसमें कई लोगों के पास कागजात नहीं है, बाकी सारी चीजें नहीं है। एक बार फिर टाइम को लेकर, टाइम लिमिट को लेकर सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। साहिल जी, असली डर तृणमूल कांग्रेस का यह है कि घुसपैठियों का जो संरक्षण कर रही है एसआईआर होने के कारण धीरे धीरे ये सबके सामने आ रहा है। मैं आपको एक एक कर एविडेंस दिखाना चाहता हूं। ये है कलकत्ता के अंदर गुलशन कॉलोनी। यहाँ पे 2 लाख लोग पाए गए, पर जब एसआईआर के समय में न्यूज ने रिपोर्ट किया, पता चला 1000 लोगों के पास में भी ना वोटर आईडी पाया गया, ना इनके पास में आधार कार्ड पाया गया। इंडिया टुडे जो आपका सिस्टर चैनल है, वो कई जिलों के अंदर गया, ऐसे जिले जो बॉर्डर एरियाज में आते हैं, और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनको वोटर आईडी दिया गया, पर ये जो है हिंदुस्तान के वोटर नहीं है। आज ही मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा। কত সালে করেছেন এবারে? 2002 পরে হয়েছে, 2003 সালে এরকম। मैं कि आदौ भारतीय बासिंदा ছিলেন না? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं जरा बता दीजिएगा। ये ऑडियो तो सुन लिया आपने, लेकिन क्या बोल रहे हैं बता दीजिएगा। चलिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये मोहम्मद उल्लाह है, जिससे जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी पूछा गया कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, उसने बोला नहीं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं, 1990 में यहाँ बांग्लादेश से आया था, मैंने किसी हिंदुस्तानी के साथ में शादी करी और उसके बाद में जाके मैंने उसके नाम का इस्तेमाल करके यहाँ का वोटर आईडी पाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ये इजाजत घुसपैठियों को तो नहीं देता कि वो जाके वोट डाले? तो प्रिंसिपल एसआईआर का ही है। अब प्रोसीजरल बातों के ऊपर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, बंगाल के अंदर वोटर 7.86 करोड़ नहीं, 7.69 करोड़ है। बिहार के अंदर टोटल वोटर्स की संख्या बंगाल से ज्यादा थी। इन्होंने यही पैटर्न के तहत बिहार में कहा था कि ये दिक्कत हो रही है, टाइम कम नहीं है। जब ये मामला कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट ने कहा एसआईआर इज अ वोटर फ्रेंडली प्रोसेस। अगर इनको लगता है कि ये वोटर फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है तो तृणमूल कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े वकील है, वो कोर्ट में जाके ये सब एविडेंसेस को प्रस्तुत कर सकती है। ये मीडिया में ड्रामा करने से नहीं होता है। दूसरी बात, 99.6% से ज्यादा एसआईआर की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ऑलरेडी बंगाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, जहां पे 0.01% भी एरर नहीं पाया गया है। इनका झूठ इस तरीके से सामने आता है कि जब प्रदीप कार करके एक व्यक्ति है जिसको ममता बनर्जी की सरकार ने कहा था कि इनका सुसाइड इसलिए हुआ था क्योंकि वो एसआईआर की प्रक्रिया से हुआ, जब उसके परिवार से बात की गई तो उसके परिवार ने कहा उन्होंने तो फॉर्म तक नहीं भरा, उनका 2002 की वोटर लिस्ट में भी नाम था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है सिर्फ बंगाल में एसआईआर हो रही है, केरला में भी हो रही है, तमिलनाडु में भी हो रही है, बिहार में भी सक्सेसफुली हुई। सिर्फ बंगाल के अंदर इस तरीके की दिक्कत क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी को डर है कि अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके घुसपैठिया वोट जो है वो हट गया तो ममता बनर्जी की सीटें कम हो जाएगी और बंगाल 99.72% फॉर्म आज की स्थिति में बंगाल के भीतर बांटे जा चुके हैं। जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा मेरे हाथ में आ रहा है उसके मुताबिक यानी करीब करीब 100% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। अगर यह स्थिति आज की स्थिति में है संजय शर्मा जी, तो किस बात से चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्म तो बांटे गए हैं, 4 तारीख तक उसको वापस भर के लाना है और उसके बाद ड्राफ्ट रोल उसके बाद आ जाएंगे। प्रदीप भंडारी आरोप लगा रहे हैं कि आप रोकना चाहते हैं इस प्रक्रिया को ताकि उन लोगों को समर्थन मिल सके, उन लोगों को मदद मिल सके कि जो दरअसल इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। संजय शर्मा जी। प्रदीप भंडारी जी किसी मुगालते में हैं। हम लोग किसी भी तरह के किसी भय की अवस्था में नहीं है और हमें दूर दूर तक कोई डर नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव में हमने साबित किया है भारतीय जनता पार्टी की सीटों में काफी कमी आई थी और अब विधानसभा चुनाव में भी आज आपके सामने बोल रहा हूं, इनकी पहले 70 प्लस थी, अभी 50 के नीचे सीटें रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सही है, लेकिन कितनी जाने भी तो गई हैं। अब लोगों ने दबाव में जो काम कर रहे हैं, हम यदि व्यक्ति और देश के लिए और देश की जनता के लिए पूरा काम करना चाहते हैं, हमें वो चीज अपने जहन में रखनी चाहिए और चुनाव आयोग को ये उचित था कि वो थोड़ा और समय देते। 2,
नंबर 3, मैं अब इस पॉइंट पर आता हूं। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं। आपके इंडिया टुडे को बांग्लादेशी वहां पर मिल गए और कई लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बांग्लादेशी मिल जाते हैं। मैं कहता हूं कि इनको जो जो बांग्लादेशी मिलता है, अब या तो निकटवर्ती थाने में या केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना दीजिए। फिर जब से मोदी सरकार आई है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस भेजने की जो प्रक्रिया है, यदि हम मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल देखें तो जितने लोगों को बांग्लादेश भेजा गया था एनडीए की सरकार में, ये लोग जो बार बार बांग्लादेशी करते हैं, मनमोहन सिंह ये जी बात भी देखनी पड़ेगी प्रदीप भंडारी, नहीं कर सके। अगर 99.72% फॉर्म बांटे गए हैं तो वह सारे वोटर उस जगह पर मिले होंगे ना। अगर ये प्रक्रिया सारी ठीक से चल रही है, अगर कहा जा रहा है तो 99.72% लोग वहां पर मिले हैं, तो यहां पर घुसपैठी कहां से आ गए? सारे के सारे लोग मिले, उनको फॉर्म दिया गया बीएलओ की तरफ से। सवाल यहां पर यह है कि थोड़ा समय लीजिए, अगर आपको लगता है कि उसमें गड़बड़ है तो आपको ठीक करने का मौका भी मिल जाएगा। साहिल जी, पहली बात तो इसमें हम कोई पार्टी नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस को लगता है समय देना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तृणमूल कांग्रेस को पता है कि इस बार एक तरफा बंगाल की बेटियां ये भ्रष्ट परिवारवादी ममता बनर्जी की सरकार को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आप भी नोट करिएगा संजय शर्मा, ममता बनर्जी की 2026 के चुनाव में विदाई होने वाली। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, चुप रहिए संजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, डिबेट खराब होगी, बीच में मैं नहीं बोला था। आपकी तीनों बातें सुनी, पर्सनल टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात संजय जी, मुद्दे पर बात करेंगे। ये सारी डिबेट हमें पश्चिम बंगाल के चुनाव के नजदीक पे कई बार करने हो सकती है, लेकिन आज जरा एसआईआर पर रहेंगे आप लोग। चलिए प्रदीप भंडारी बात खत्म करिए, अतुल लोंढे पाटिल इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर 29, 2025 को ममता बनर्जी के राइट हैंड बॉबी हकीम कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली के अंदर एसआईआर हुआ तो हम टांगे तोड़ देंगे। अभिषेक बनर्जी लोगों को कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिख जाए या कोई भी दूसरा दिख जाए तो उसके हाथ पैर बांध लो। तो बौखलाया कौन हुआ है? बौखलाया तो तृणमूल कांग्रेस वाले रहे। अब फैक्चुअल एक बात करना चाहता हूं मैं साहिल जी, सिंपल फैक्चुअल बात। बिहार के अंदर इन लोगों ने यही पूरी बात करी। क्या एक भी अभी तक ये केस बता पाए कि जो कोर्ट के अंदर कि भाई ये जो है इसके अंदर धांधली हुई है, ये वोटर है जिसको नहीं रखा गया है, प्रोसेस हुआ, लोगों ने पॉइंट किया और पूरी प्रक्रिया हुई? अभी भी तृणमूल कांग्रेस एक व्यक्ति का नाम नहीं बता पा रही है जिसको जो है वोटर है और जिसको हटाया गया है। अब मैं इनके आर्ग्यूमेंट को ले जाना चाहता हूं, 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये तो ड्राफ्ट रोल आया नहीं है ना प्रदीप भंडारी, इतने जल्दी कहां से नाम बताएंगे? ड्राफ्ट रोल आएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि बीएलए उनके क्या करते हैं। अच्छा, तो अभी से जो बीएलए जो है वो जो ये कह रहे हैं कि अभी से सब बीएलए को, कितने बीएलए आप मुझे बताइए साहिल जी? 80,000 से ज्यादा टोटल बूथ लेवल एजेंट है। क्या ये 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट में 99.999% जो अपना काम कर रहे हैं? अब तृणमूल कांग्रेस को एक स्पेक्टिकल क्रिएट करना है क्योंकि उसके घुसपैठिए के वोट जा रहे हैं, बॉर्डर से डर डर के बांग्लादेशी भाग रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। 400 किलोमीटर की जमीन दे दो आज जो अभी तक रखी हुई है। आज जरा एक मिनट आज देखिए, आज राजस्थान के भीतर भी वहां पर प्रदर्शन हुआ और वहां पर भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शरद जो बात कर रहे थे कि वहां पर तो बीएलओज ने एक कमिटी बना ली है, समिति बनाई है, एक संघर्ष समिति, कि उन पर प्रेशर आ रहा है वगैरह, वो सारी चीजों की वजह से। और 1 तारीख को अभी कांग्रेस आंदोलन करेगी या करेगी, वो सब तो हम देख ही लेंगे। उसमें कितने इंडिया अलायंस के समर्थक उसमें जाते हैं वो भी देखना होगा। और जेडीयू और आरजेडी के पास भी मैं जाऊंगा कि सचमुच में एसआईआर की प्रक्रिया का कितना असर इस पर हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, क्या अभी आपको संदेह है बिहार के बाद कि एसआईआर की वजह से सारी चीजें हो रही है? देखिए, प्रक्रिया पर संदेह उठाना, प्रक्रिया पर सवाल उठाना, तो वक्त चाहिए, ये सब बोलना, ये बात अलग है। लेकिन एसआईआर के वजह से चुनाव के परिणामों पर फर्क पड़ता है। क्या सचमुच में कांग्रेस पार्टी इसी चीज पर अभी भी भरोसा रखती है? सीएलपी की मीटिंग हुई है, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन जल्दी से इसका जवाब दीजिए पहले। दिल्ली जो है ना, आंखें मूंद के दूध पीती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी करे लोगों को दिखता नहीं है। कितने लाइन में आप अपना उठा के देख लीजिए खुद का वीडियो फुटेज, जिसमें जब लाइन में खड़े थे कई लोग बाहर जा रहे थे कि हमारा नाम काट दिया गया है। कितने मुर्दों के साथ हमने चाय पिया है, उन्होंने कहा हम जिंदा है, मुर्दा नहीं है, ये कहा है। इन्होंने एक भी घुसपैठिया दिखाया नहीं है। ये व्यक्ति कौन है जिसका वीडियो मेरे पास है? वो बता रहा है कि घुसपैठिया पे कंट्रोल किसका है, घुसपैठे पे कंट्रोल किसका है? कौन नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार, बीच में बोला नहीं मैं, प्रदीप जी बीच में बोला नहीं मैं, अभी पोल खोल रहा हूं तो अभी शांति सुनिए। ये शांति मुनि अक्का जो है, जिसकी आत्महत्या हुई है, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए उसके परिवारजन जो है वो पहुंचे पुलिस स्टेशन में। बताइए, हैंडबुक दिया है क्या? कोई हैंडबुक दिया नहीं है। बीएलओ का ट्रेनिंग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं किया है,
और कुछ नहीं, बस हम करना चाहते हैं, हम करेंगे, आप मरो या जिंदा रहो, हमें जीतना है। क्योंकि कुछ जो ईवीएम मशीन होती है ना, उसमें पता चलता है कहां हमको वोट मिला है और कहां वोट नहीं मिला है, वहां के वोट काट डालो। ये सीधा बड़े पैमाने पर हुआ है। देखिए बिहार में 16 लाख फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर 6 जरा अतुल लोंढे पाटिल कहां से है? 21,25,000 फॉर्म कहां से है? अतुल लोंढे जवाब दूंगा बस। नहीं ठीक है, आपने एक आरोप लगाया हुआ है, आपने एक आरोप लगाया हुआ है, आपने नहीं, एक सेकंड प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, आपने एक आरोप, नहीं एक मिनट, अतुल लोंढे पाटिल आपने, नहीं एक मिनट, आपने एक आरोप लगाया हुआ है। आपका यह कहना है कि देख देख कर वोटर्स काटे गए एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, जहां पर आपका वोटर है वहां पर वोट काटने की कोशिश हुई है, बराबर है। उसके साथ साथ नए वोटर जोड़े भी गए। तो जरा एक बार नजर डाल देते, क्योंकि अभी नतीजे बाहर आ चुके हैं, किसको कितने वोट पड़े वो भी क्लियरली समझ चुके हैं। तो जरा एक बार वो भी देख लेते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा वोटर, एक मिनट सुन लीजिए अभी प्लीज, सबसे ज्यादा वोटर जहां पर जोड़े गए थे, नहीं जरा एक मिनट देख लेते हैं ना, सबसे ज्यादा वोटर जहां पर कटे, सबसे ज्यादा वोटर जहां पर कटे एसआईआर के बाद, वहां के नतीजे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा गोपालगंज में कटे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, टॉप 5 ले रहे हैं हम लोग, वहां पर बीजेपी जीती, पूर्णिया में बीजेपी जीती, मोतिहारी में बीजेपी जीती, कुलाई कोटे में जदयू जीती, और उसके बाद किशनगंज में नंबर 5 पर किशनगंज है, वहां पर कांग्रेस पार्टी 12,000 वोट से वहां पर जीती है। यह बात भी आपको देखनी होगी। और देखिए अंतर भी देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा वोट बड़े भारतीय जनता पार्टी 28,972 वोट से जीती है। पूर्णिया में बीजेपी 33,222 वोट से जीती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी, अब देख सकते हैं कि मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी 13,563 वोट से जीती है, और कुचाई कोटे में हम देख सकते हैं 24,491 वोट से जनता दल यूनाइटेड वहां पर जीती, और किशनगंज में 12,794 वोट से कांग्रेस पार्टी जीती। और जहां पर सबसे ज्यादा वोटर जोड़े गए, क्योंकि यह भी एक डर होता है कि भाई वोटर जोड़े जाएंगे गलत तरीके से, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला नौतन चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है 16,178 वोट से। उसके बाद ठाकुरगंज में जनता दल यूनाइटेड जीती है 8,922 वोट से, ठाकुरगंज के भीतर। चेनारी में हम देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी जीती है 37,676 वोट से। उसके बाद अररिया में कांग्रेस पार्टी जीती है, कांग्रेस पार्टी का मार्जिन है 12,741 वोट। और उसके बाद आखिरी में आखिरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर भी हम देख सकते हैं कि तरारी में भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती है। यानी आपकी पार्टी भी उन चुनाव क्षेत्रों में जीती है जहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं और सबसे ज्यादा वोट जोड़े गए हैं। तो एसआईआर के वजह से ही आप वहां पर हारे हैं। ध्यान देकर वोट काटेंगे, उसका कुछ तो प्रमाण आपके पास होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि अगर दूध बिल्ली आके बंद करके पीती है तब भी नजर आती है, लेकिन उसको पकड़ना तो चाहिए ना। अगर आपके लोग ही नहीं वहां पर रहेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? और नतीजे कुछ और कह रहे हैं यहाँ पर। साहिल ना बीएलओ घर में गए हैं, बीएलओ ने गार्डन में बैठ के फॉर्म भरे हैं, बीएलओ ने ऑफिस में बैठ के फॉर्म भरे हैं, कई बीएलओ ने माफी मांगी है। हमारे फौजी जब वापस ने कहा कि मेरा फॉर्म कैसे भरा गया, तो बीएलओ ने लिखित में माफी दी है, और लिखित माफी जो है ये जो है जब हाईकोर्ट ने, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप फुटेज और दीजिए, तो इन्होंने सेक्शन 93 बदल दिया, इन्होंने चयन समिति का कानून बदल दिया, इन्होंने 45 दिन के अंदर फुटेज खत्म करने का अभिषेक झा खत्म कर रहे हैं। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट, अभिषेक झा से प्रतिक्रिया लूंगा इस पर मैं। नहीं प्लीज उस पर नहीं, परिवारवाद पर हम अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। नहीं साहिल जी, कांग्रेस चलिए अभिषेक झा, एसआईआर होने के पहले 30 लाख वोट मिले थे, एसआईआर होने के बाद 40 लाख से ज्यादा वोट मिले, तो इनका तो क्वांटिटी ऑफ वोट तो बिहार में एसआईआर होने के बाद बढ़ा है, इनको ये तक नहीं पता। सीटें भी ज्यादा लड़े हैं, नहीं सीटें तो कम लड़े हैं एक्चुअली। अभिषेक झा जल्दी से आपका जवाब। नतीजे कुछ और कहते हैं, कोई पैटर्न यहां पर नजर नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न यहां पर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपको नजर नहीं आ रहा हो या हमारे विपक्ष के साथियों को नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन बिहार के लोगों ने इस पैटर्न को साबित किया है। और आज बिहार के लिए सचमुच ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इतिहास को कायम किया। अभिषेक झा, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एसआईआर के वजह से चुनाव में हार जीत हुई, उसका कोई सिंपल पैटर्न नहीं है। मैं यही बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि एसआईआर में नाम कटने की वजह से ही कोई जीता या नाम जोड़ने की वजह से कोई जीता, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। यह मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मैं जीत हार का एक पैटर्न आपको बताता हूं।
देखिए जीत हार का पैटर्न क्या था जी ठीक है कि हमारे विपक्ष के साथी एक खास वोट बैंक पर अपना कब्जा मानते थे और समझते थे कि विकास की बात न भी करें और सिर्फ शिगुफा दे तो हो सकता है उस खास वोट बैंक का साथ समर्थन हमको मिल जाएगा। लेकिन पैटर्न इससे इतर था। पैटर्न ये था कि MY समीकरण हो या कोई समीकरण हो वो हमारे साथ था। M से महिला, Y से युवा, हर किसी को विकास चाहिए था और इस वजह से बंपर वोटिंग हुई। और आपने देखा कि बिहार में कैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। जब परसेंटेज में इजाफा हुआ और डिफरेंट टीवी चैनल्स पर डिबेट होते थे, हम लोग इस बात को कहते थे कि महिलाओं में एक जोश है नीतीश कुमार जी के प्रति और जो हमारी सरकार है उसके प्रति। राजनीतिक रूप से उनकी सबसे पहली पसंद हम लोग हैं, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, जो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा है। तो हमारे विपक्ष के साथी कहते थे कि ऐसा नहीं है। तो पैटर्न तो साफ है ना। पैटर्न में, हमारे पैटर्न में विकास सबसे अहम मुद्दा था और बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट दिया, हमको वोट मिले, हम जीते। अब कोई कहीं बाहर दूसरे प्लेनेट से आकर तो किसी ने वोट दिया नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बौखलाहट हमारे विपक्ष के साथियों के अंदर है। और कहते हैं ना कि जीत के कई वारिस होते हैं और हार लावारिस होती है। तो एकदम बेबुनियादी कारण ये लोग प्रस्तुत करते आ रहे हैं। हम तो आरजेडी के साथियों से कहना चाहते हैं यहां पर हार लावारिस नहीं है और इस हार को विपक्ष की माने तो यहां पर हार लावारिस नहीं है। विपक्ष की माने तो यह हार SIR की वजह से हुई है। डॉक्टर जिज्ञासु, क्या 1 तारीख को कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन करेगी उसमें आप शामिल होंगे? और आप भी मानते हैं कि SIR की वजह से हारे हैं? क्योंकि अभी तक आपकी अधिकृत प्रतिक्रिया हमने सुनी नहीं। आप तो चैनल पर आकर बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अधिकृत ब्रीफिंग इसको लेकर हुई नहीं। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का। जयंत जिज्ञासु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जयंत जिज्ञासु से हम संपर्क करेंगे। लेकिन मोहम्मद अमीन, एक बार फिर इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो बिहार में भी आपने सुना था कि समय कम है, समय ज्यादा दीजिएगा और हर राज्य में अलग अलग चीजें हो सकती है। चुनाव आयोग का यह दावा था कि हमने बिहार के बाद प्रक्रिया में बदल किया हुआ है, नए सिरे से हम उसको लागू कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसमें ले रहे हैं, जो सीमा है सजेशन ऑब्जेक्शंस की वो भी हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद BLO सवाल उठा रहे हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी सवाल उठा रही है। तो टाइमलाइन को लेकर एक बार फिर सोचने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है, या टाइमलाइन ठीक है? इससे पहले क्या हुआ था वो भी बता दीजिएगा। देखिए, बिहार के अंदर आपने देखा जब SIR कराया गया तो बहुत शोर हुआ था, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा और सब फैक्ट है और सबने देखा है, सबके सामने की बात है कि 4 लाख हमारे जो BLOs के साथ में वॉलंटियर्स लगाए गए थे असिस्ट करने के लिए, 4 लाख वो पेड वॉलंटियर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद हर पार्टी को कहा गया था अपने BLA लगाइए, जिसकी वजह से कोई गलती ना हो। अगर फिर भी कोई गलती है तो उनको AIRO को कहने के लिए कहा गया था। लेकिन आप देखिए, यहाँ से पहले जब यहाँ पे चल ही रहा था वोटर का काम, उसी वक्त इसी SIR से पहले बंगाल की मैं बात करना चाहूंगा कि बंगाल के अंदर 4 उनके ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया था उनकी लापरवाही के कारण, जिसमें ममता बनर्जी और उनके चीफ सेक्रेटरी बाहर आकर बोले थे कि 2 ऑफिसर्स हमारे बिल्कुल शरीफ हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको भी सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि सारा काम स्टेट के थ्रू होता है। और इस वक्त जो SIR काम चल रहा है उसमें सारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो BLO से लेके वहां के जो भी अधिकारी हैं, सब इलेक्शन कमीशन के ऊपर होते हैं। और इस वक्त की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक है। हर आदमी जानता है कि एक प्यूरिफिकेशन कहना चाहिए, ये इसको शुद्धिकरण कहा जा रहा है, जिसको इसके अंदर जो भी अशुद्धता थी वो दूर की जा रही है और वार फुटिंग लेवल पे की जा रही है। इलेक्शन कमीशन कोई काम आसान नहीं है, इसको अंडर प्रेशर लोग काम करते हैं, कोई आज की बात नहीं है। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स हमारे पास आते थे और आज भी इस बात को कहते हैं कि हमें जो टेलीफोन इलेक्शन ड्यूटी से हमें माफी दे दी जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि एक मैंडेटरी है और बहुत जरूरी है, संवैधानिक तौर पे ये काम होना अति आवश्यक है। इसलिए मुझे एक छोटा सा इंटरवेंशन करना है। 2002 में जब SIR हुआ था, 2003 में जब SIR हुआ था, कई बार डिबेट में यह बात रखी गई है कि तब भी 1-1 महीने के भीतर यह सारी प्रक्रिया की गई थी, फॉर्म देने की, फॉर्म वापस लेने की। लेकिन अब उसके बाद 3-3, 4-4 करोड़ वोटर्स उसमें ऐड हुआ है, लोग ज्यादा ऐड हुए हैं। तो आपको लगता है कि ज्यादा समय सीमा होनी चाहिए आज की स्थिति में फॉर्म भरने के लिए, वापस लेने के लिए, जो वही समय सीमा रखी गई है उसके मुताबिक? साहिल जी, समय सीमा अपनी जगह है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपको आज क्लियर कर रखता हूँ, आपके दर्शक बताता है देश के अंदर और विदेशों में भी, कि 70% जो हमारे 2002, 2003 और 2004 के वोटर्स हैं उनमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की गई है। उनके फॉर्म टर्मिनेट किए गए हैं और BLO के द्वारा घरों पे पहुंचाए गए हैं। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें लेटेस्ट फोटो लगानी है और साइन करके दे देना है और कुछ नहीं है। अगर एक आध उनके पास है, जिससे उनके फादर का
इपिक नंबर है, मदर का इपिक नंबर है, तो वो चलिए ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया सेकेंड फेज की पूरी नहीं होती है तब तक कई बार हमें यह डिबेट करनी पड़ेगी, लेकिन अब इस वक्त इस कार्यक्रम में ये समय सीमा मेरी खत्म हो रही है, लेकिन एक बार फिर हम इसको लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब ममता बनर्जी ने हम कह सकते हैं कि खत लिखकर चुनाव आयोग को कहा है कि यह प्रक्रिया पर रोक लगाइए, जरा ट्रेनिंग वेनिंग करिएगा। अब चुनाव आयोग का रिप्लाई क्या आता है उस पर नजर बनी रहेगी।